नमस्कार। आज हमारा व्याख्यान है सामान्य भूगोल भाग 2। भाग 1 में हमने पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उसको आगे चलते हुए आज हम लेते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली गति दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति जब पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के सामने पश्चिम से पूर्व एक चक्र पूरा करती है तो उसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में 24 घंटे का चक्र कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। अर्थात 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के सामने पश्चिम से पूर्व एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, इसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। इस दैनिक गति का प्रभाव क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभाव है दिन रात का बनना। पृथ्वी की इसी गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी की दैनिक गति रुक जाए, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए स्थिर हो जाए, तो पृथ्वी पर जहां दिन है वहां हमेशा दिन रहेगा और रात है वहां हमेशा रात ही रहेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण गति है और पृथ्वी पर दिन रात इसी वजह से बनते हैं। दूसरी गति होती है वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर घूमते हुए जब सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो उसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में 365 दिन या 366 दिन का एक चक्र या एक वर्ष कहते हैं। इसी गति के कारण आपके वर्ष होते हैं और यह आपका वर्ष वास्तव में होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, जो पृथ्वी का एक वर्ष है। आपके कैलेंडर वर्ष 365 दिन या 366 दिन के होते हैं, क्योंकि उनमें 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके कैलेंडर वर्ष 365 या 366 दिन के होते हैं। इस गति का प्रभाव, इस गति का सबसे बड़ा प्रभाव तो होता है दिन रात का छोटा बड़ा होना। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। आप सर्दियों में कहते हैं कि दिन छोटा और रात बड़ी होती है, इसी प्रकार गर्मियों में आप कहते हैं कि दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। तो ये मुख्य रूप से आपके इसी कारण होती है, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पृथ्वी पर इसकी वार्षिक गति के कारण होता है वह है ऋतु का बनना। अर्थात पृथ्वी पर जो सर्दी, गर्मी, शरद, वसंत, ये जो 4 ऋतुओं का आगमन होता है ये पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है। इसके साथ साथ प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर भी पड़ता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह बहुत बड़ा सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में भी परिवर्तन वार्षिक गति के साथ साथ होता है। अब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के साथ साथ मैं आपको लीप वर्ष भी बता देता हूं कि ये इसी से संबंधित है। लीप वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का महीना होता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। चूंकि पृथ्वी का एक वर्ष 5 घंटे अधिक होता है 365 से, तो प्रतिवर्ष अगर आप
लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे प्रतिवर्ष बढ़ाते हैं तो चौथे वर्ष आपके 1 दिन बढ़ जाता है, इसलिए चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 का होता है वह लीप वर्ष होता है। अब आप लीप वर्ष का निर्धारण कैसे करोगे, सर कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ष की संख्या में, जैसे अभी आपके 2020 चल रहा है, तो 2020 में या जिस वर्ष की संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वह लीप वर्ष होता है। अगर आप इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, अर्थात यह लीप वर्ष है। जैसे आपके 2019 क्या लीप वर्ष था? यह लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। इसी प्रकार शताब्दी वर्ष का निर्धारण कैसे करेंगे कि वह लीप वर्ष है या नहीं है? तो शताब्दी वर्ष में, जैसे शताब्दी वर्ष कौन से? 1900, 2000, 2100, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कैसे होगा? शताब्दी वर्ष लीप वर्ष वह होगा जिसमें 400 का भाग पूरा जाए। तो इसमें 400 का भाग पूरा जा रहा है, लीप वर्ष होगा। अब 2100 आगे आएगा आपके, क्या यह लीप वर्ष होगा? इसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष सामान्य भाषा में अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 का महीना और 4 का भाग पूरा जाता हो, अर्थात 366 दिन होते हो, लीप वर्ष होता है। इसके बाद हम लेते हैं ऋतुओं का बड़ा बनना, दिन रात का बड़ा बनना। इसके साथ साथ कुछ प्रभाव, पृथ्वी का सूर्य पर सीधा चमकना और तिरछा चमकना भी होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 तिथियां ऐसी है जब सूर्य पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तब पृथ्वी पर दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं और पृथ्वी पर वसंत ऋतु और शरद ऋतु होती है। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख है 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और हम जानते हैं पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि 21 कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु होती है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में है, तो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े और रातें सबसे छोटी होती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटे और रातें सबसे लंबी होती है। तो ये 4 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, दिन रात बराबर बराबर घंटे के होते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़े
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बढ़े। इसके बाद हम लेते हैं सूर्य और पृथ्वी का संबंध। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी को औसत दूरी कितनी है, तो 14.996 करोड़ किलोमीटर। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चमकता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। बहुत सी पुस्तकों में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको मिल सकता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट और 18 सेकंड में लगता है। आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति सामान्य जानकारी के लिए आपको यहां बता देता हूं कि प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता हुआ सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट और 18 सेकंड में पहुंचता है। अब इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। मैंने बताया था अंडाकार कक्ष में परिक्रमा करती है। तो दो स्थितियां बनती है, एक बार पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी और एक बार पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होगी। तो इन दो स्थितियों को हम हमारी भाषा में अपसौर और उपसौर कहते हैं। एपहीलियन, पेरिहीलियन, उपसौर, अपसौर। 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, तब इस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। और इसी प्रकार 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है, तब इस स्थिति को हम उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं। इन कंडीशन की वजह से भी पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी में परिवर्तन होता है, जो ज्यादातर नहीं होकर के और मात्र 7% ऊपर नीचे सर्दी और गर्मी होती है। तो आज हमारा यह सामान्य भूगोल का भाग 2 निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।